स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज हम आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वह हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप हमारे चैनल जीएस अड्डा के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर जीके जीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज समय से आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में उत्तरी एवं मध्य भारत में उठा एक शक्तिशाली जन विद्रोह, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। तो देखिए 1857 में उत्तरी एवं मध्य भारत, यानी जो ये जन विद्रोह हुआ था वह उत्तरी भारत और मध्य भारत में इसका विस्तार सबसे अधिक देखा जाता है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन इसमें जो लोगों का जो गुस्सा था, वो जो फूट कर आया था सामने, वह बहुत पहले से चला आ रहा था। इसके बीजारोपण की अगर हम बात करें कि इसके बीज कहाँ से बोए गए थे, तो 1757 से 1857 इन 100 सालों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है असंतोष की भावना जो है लोगों के दिमाग में आ गई थी। तो बहुत सारे कारण रहे थे, क्योंकि किसी भी क्रांति, किसी भी विद्रोह के होने से पहले उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी उन पर आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1757 में जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये सबसे पहला जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों का, ये एक निर्णायक युद्ध था। यहाँ से जो है अंग्रेज़ों की जो कदम जो है एक बार को तो थम गए थे और उनको रास्ता मिल गया था कि आगे अब क्या करना है। 1857 में जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। एक षड्यंत्र के तहत जो है सिराजुद्दौला को मारा गया था। दूसरा, इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों की नींव जमा दी थी। फिर 1806 का बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था, इस 1806 के बेल्लौर वाले सिपाही विद्रोह में यहाँ पर हिंदुओं को तिलक लगाने, पगड़ी बांधने, इन सब धार्मिक जितने भी ये काम थे, इन पर रोक लगा दी थी अंग्रेज़ों ने, और अपना जो हेड दिया था कि आप जो है इस हेड को जो है लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धर्म के साथ जो है खिलवाड़ जो किया गया था यहाँ पर, तो इससे लोगों में काफ़ी रोष था। 1824 बैरकपुर का विद्रोह। बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ था, यहाँ पर अंग्रेजी जो सेना थी उसमें जितने भारतीय सैनिक थे उनको समुद्र पार जो है लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, तो उन्होंने समुद्र पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय पर एक प्रथा चलती थी कि समुद्र पार करना अपने धर्म को भ्रष्ट करने जैसा है, और जो समुद्र पार करता है वह कभी वापस नहीं आता। ठीक है, तो इन कुछ बातों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा कर दी थी। तो और भी बहुत सारे कारण थे। इन 100 सालों में 200 से 250 ऐसी घटनाएं हुई थी, जिसके दौरान अंग्रेज़ों से भारतीय जितने लोग थे वो काफ़ी रुष्ट हो चुके थे। तो चलिए आगे चलते हैं और इनके कारण को भी जानते हैं। 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण पद। देखिए यहाँ से प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय पर कौन कौन से पद थे। गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पर? तो उस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वह थे पामस्टन। मुख्य सेनापति की बात करें तो मुख्य सेनापति में देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्रांति शुरू हुई थी उस समय पर जॉर्ज एनिसन मुख्य सेनापति थे, और जब शुरू हो चुकी थी होने के बाद कॉलिन कैंपबेल को बनाया गया था। कॉलिन, इनका नाम था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। तो कॉलिन कैंपबेल को जो है विद्रोह शुरू होने के बाद में मुख्य सेनापति
बनाया गया था। ठीक है, और ये कॉलिन कैंपबेल ने कई जगह पर इसका दमन भी किया था जो विद्रोह हुआ था। आगे हम इनका नाम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण। तो 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे जिससे ये लोगों में ये इतना रोष जो प्रकट हुआ था 1857 में। तो आइए देखते हैं। तो इनमें कुछ राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक को हम प्रशासनिक कारण भी कहते हैं। तो राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। तो देखिए लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की अगर हम बात करें तो इसको सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी और यह 1798 से 1805 के मध्य आई थी। यही कार्यकाल था लॉर्ड वेलेजली का, जिससे भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए इसको लाया गया था। इसके तहत कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी, पहली शर्त थी कि सेना के बदले धन देना होगा। मतलब लॉर्ड वेलेजली ने एक ऐसी व्यवस्था स्टार्ट की थी कि इसने देखा था कि भारत के जो जितने भी ये राजा थे और जो रियासतें थी वो आपस में जो है एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते थे। तो इस चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया था। तो इसने ऑफ़र दिया था इन रियासतों को, इन राजाओं को कि आप जो है हमारे साथ सहायक संधि को जो है ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम आपकी हेल्प करेंगे और कोई भी आप पर अटैक करेगा तो उसके लिए हमारी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी। तो इसमें इसने कुछ शर्तें रखी थी कि सेना के बदले धन देना होगा। अगर सेना हम देंगे तो उसके बदले आपको हमें धन देना होगा। दूसरा, सेना के रहने एवं देखभाल का खर्च उठाना होगा। तो मतलब आपके यहाँ सेना रहेगी तो आपको ही उसकी देखभाल और उसका खर्च उठाना होगा। ठीक है, अंग्रेजों के अलावा किसी दूसरे यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर देखिए इस पॉइंट से क्या क्लियर होता है कि यह प्रत्येक रियासत में घुस रहे थे। ठीक है, कि अंग्रेजों के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपीय व्यक्ति को यहाँ नौकरी नहीं दे सकते। यानी जैसे पुर्तगाली, डच वगैरह, फ्रांसीसी जो भी हैं, आप उनको नौकरी अपने यहाँ नहीं देंगे, केवल यूरोपीय व्यक्तियों में अंग्रेजों को ही देंगे। और राजकीय बैठकों में ब्रिटिश अधिकारी हमेशा मौजूद रहेगा। यानी जो भी राजकीय बैठक होंगी उसमें एक ब्रिटिश अधिकारी हमेशा मौजूद रहेगा। तब इससे क्या होगा, इससे उस रियासत की सारी गतिविधियों के बारे में इन ब्रिटिश वालों को जानकारी रहेगी। तो कुल मिलाकर ये एक ऑफर ऐसा दिया गया था, इससे एक लालच के तहत जो है पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना इनका एक उद्देश्य था। तो इसको स्वीकार करने वाले भी राज्य एवं रियासतें थी। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य और रियासतें थी। तो इसमें सबसे पहले हैदराबाद ने जो है 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दूसरा था मैसूर, 1799 में सहायक संधि को इसने स्वीकार किया था। तो इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है, और कुछ को प्रलोभन देकर कराए गए थे। मतलब जो भी हथकंडा अंग्रेजों ने अपनाना चाहा था, हर तरीके का हथकंडा अपनाया था इस सहायक संधि को स्वीकार कराने के लिए। तो देखिए 1799 में मैसूर और 1799 में तंजौर, 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोंसले, 1804 में सिंधिया और 1805 में होलकर। तो ये सभी राज्य और रियासतें थीं जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया, ज़बरदस्ती स्वीकार किया, किसी भी कारणवश जो है सहायक संधि को स्वीकार किया। तो दोस्तों ये जो पिक्चर कंटेंट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको ऐसी ही बहुत सारी पिक्चर कंटेंट वहाँ पर मिलती रहेंगी। प्लीज़ आप चैनल को, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए ये रहा सहायक संधि। आगे चलते हैं। दूसरा कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इससे भी बड़ा कारण की अगर हम बात करें राजनीतिक कारणों में तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये तो बहुत ही बड़ा कारण था। ये उस तत्कालीन कारण को इसने जन्म दिया था जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम पूछे भी जाते हैं। जैसे व्यपगत का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत। विलय नीति भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको गोद प्रथा निषेध भी कहते हैं।
इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल था। तो हड़प नीति जो चली थी वो 1848 से 1856 के मध्य चली थी। इसी के बाद 1857 में क्रांति हो ही जाती है। यहाँ तो लोगों का गुस्सा और ज़्यादा फूट रहा था। ठीक है, इसमें क्या था, हड़प नीति के तहत अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की एक ये नीति थी। इसमें भी कंडीशंस रखी गई थी। ठीक है, जो अधीनस्थ क्षेत्र थे उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की ये नीति थी। गोद प्रथा निषेध था। इसमें क्या था कि कोई भी राजा यानी कोई भी राज्य रियासत जो है जिसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को जो है ब्रिटिश के क्षेत्र के अधीन जो है कर लिया जाता था। ठीक है, हड़प नीति के तहत जो कब्जा किया था उसमें सबसे पहले था सतारा 1848, दूसरा था जैतपुर 1849, तीसरा संबलपुर ये भी 1849, चौथा था बघाट 1850, फिर झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। इस पर तो कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया गया था। यहाँ तो उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी इसको हड़प लिया जाता है। तो अब इन बातों से क्या मतलब लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा और जो वहाँ के राजा थे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उनके अंदर एक क्रोध की ज्वाला जो है उठने लगी थी। ठीक है, हड़प नीति के तहत जबरदस्ती हड़पा जा रहा था इन क्षेत्रों को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इस गुस्से को किस तरीके से ये गुस्सा फूटा था और कैसे विद्रोह हुआ था। तो देखिए, राजनीतिक कारण के अलावा कुछ सामाजिक कारण भी थे। आइए देखते हैं सामाजिक कारण। देखिए, सामाजिक कारण क्या रहे थे। तो सामाजिक कारण में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। तो भारतीयों के प्रति जो है अंग्रेज अमानवीय व्यवहार रखते थे। ठीक है, इनको निम्न कोटि का समझते थे। तो इस तरीके से लोगों के अंदर इस बात का भी गुस्सा था। भारतीयों के लिए रेल में प्रथम श्रेणी यात्रा वर्जित। जो रेल चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, उसमें प्रथम श्रेणी यात्रा भारतीयों के लिए वर्जित रखी गई थी। यूरोपियन होटलों एवं क्लबों में भारतीयों को प्रवेश नहीं। तो जितने भी यूरोपियन होटल थे, क्लब थे, वहाँ पर भारतीयों को प्रवेश नहीं था। तो इन सब बातों से क्या होगा, इन सब बातों से जो लोग थे उनके अंदर एक घृणा की भावना जो आ गई थी अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, तो चलिए कुछ और कारण देखते हैं। देखिए, धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण तो बहुत बड़ा कारण होता है, जो कि आज भी देखो, आज भी धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है तो वो मैटर जो है काफ़ी तूल पकड़ लेता है। तो धार्मिक कारण क्या था, ईसाई प्रचारकों द्वारा धर्मांतरण। तो यहाँ पर देखिए, ईसाई प्रचारकों द्वारा 1813 में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश मिल जाता है भारत में। उनको प्रवेश मिला था कि आप भारत में जाइए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए और लोगों को ईसाई धर्म जो है स्वीकार करने के लिए जो भी आपको करना है वो करिए, धर्मांतरण करिए। ठीक है, तो ईसाई प्रचारकों द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा था, प्रलोभन देके, धन देकर, किसी भी तरह से जो है ईसाई धर्म स्वीकार कराया जा रहा था ईसाई प्रचारकों द्वारा। दूसरा, सती प्रथा का अंत। 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था और साथ में बाल विवाह पर भी रोक लगवाई थी। ठीक है, तो ये दोनों जो काम हुए थे, सती प्रथा और बाल विवाह, ये तो अच्छे काम है। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि सती प्रथा पर जो है रोक लगी थी, बाल विवाह पर रोक लगी थी। हाँ, अच्छे काम हैं, लेकिन उस समय के कुछ रूढ़िवादी जो लोग थे, जो कि धर्म को लेके, जो होते नहीं है धर्म के ठेकेदार जिन्हें हम कहते हैं, तो उन लोगों को जो है इन दोनों जो प्रथा थी इन पर जब रोक लगी थी तो उनको ये लगा था कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इन बातों को लेके ये अंग्रेजों से काफ़ी रुष्ट हो गए थे। ठीक है, और बल्कि हम कहें तो सती प्रथा का अंत और बाल विवाह पर रोक एक अच्छा कदम था अंग्रेजों का। ठीक है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये भी एक कारण बनता है, क्योंकि जब सती प्रथा को जब रोक दिया जाता है तो बहुत सारी जो विधवाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो पुनर्विवाह अधिनियम आता है कि पुनर्विवाह कर सकते हैं। ये सब हिंदू धर्म में जब उससे पहले था नहीं। ठीक है, तो ये धार्मिक कारण रहे थे। इस कारण जो ज़्यादातर धर्म में जो विलुप्त जो लोग थे वह अंग्रेजों से रुष्ट हो गए थे, उनके अंदर असंतोष फैल गया था। आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक कारण अंग्रेजों की शोषण की नीति। तो देखिए, जब से अंग्रेज आए थे
जब से भारत पर उनके जो है कदम अच्छे से जम गए थे, तो उन्होंने शोषण की नीति शुरू की थी, भारी कर लगाए थे किसानों पर, उससे गरीब किसान जो परेशान रहते थे। और भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क अधिक, जबकि आयात शुल्क कम रखा गया था। तो देखिए, भारतीय जो सामान था उस पर निर्यात शुल्क ज़्यादा था। अगर हम यहाँ से बाहर अगर अपना सामान बेचेंगे तो उस पर टैक्स ज़्यादा देना होगा, अगर हम बाहर से कुछ सामान खरीदेंगे तो उस पर कम देना होगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण था आर्थिक कारण में। और अकाल के समय अंग्रेजों द्वारा कोई सहायता न करना, अगर कभी अकाल की कंडीशन भी आती थी तो ये अपने टैक्स वगैरह को कम नहीं करते थे। तो ये सब क्या है, तो इस तरीके से ये भारतीय लोगों का, गरीब किसानों का शोषण किया करते थे। ठीक है, तो इससे ये गरीब लोग भी काफ़ी इनसे परेशान थे। सैनिक विद्रोह की बात करें तो सैनिक विद्रोह, सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। तो देखिए, भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक दोनों हुआ करते थे ब्रिटिश सेना में। तो यहाँ पर वही एक ऊंच नीच वाली बात, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, हर चीज़ में भेदभाव होता था। तो इस वजह से भारतीय सैनिक भी परेशान थे। उच्च पदों पर केवल अंग्रेज नियुक्त होते थे, निम्न पदों पर भारतीयों को रखा जाता था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, अंग्रेजी सैनिकों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। तो ये सब क्या है, ये गुस्से का कारण ही बनेंगे आगे जाके। डाकघर अधिनियम 1854 में आया। इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको जो है अपने परिवार के लिए परिवार के घर जो है डाक भेजने के लिए फ्री डाक हुआ करती थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस डाकघर अधिनियम के द्वारा अब जो भी डाक भेजी जाती थी उसके लिए पे करना पड़ता था। तो इस वजह से भी सैनिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। तो ये सभी जो कारण थे, ये सैनिक कारण थे जिससे सेना में जितने भी लोग थे वो भी अंग्रेज़ों से काफ़ी दुखी थे। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देख लिया होगा, धर्म से जुड़े हुए लोग भी परेशान हो गए थे। आर्थिक कारणों से जितने भी ये जागीरदार वगैरह, जितने भी व्यापारी वर्ग था वो भी काफ़ी परेशान था, गरीब किसान भी काफ़ी परेशान थे, सैनिक भी काफ़ी परेशान थे। ठीक है, तो ये सब कारण थे। 1857 में जब उनको मौका मिला तो सभी ने एक साथ जो है भाग लिया। देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। अब आते हैं हम वहाँ पे जब धधकती आग में घी डाला गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण में अगर हम यहाँ पर देखें तो दिसंबर 1856 की बात है। दिसंबर 1856 में अंग्रेजों की सेना में ब्राउन बेस बंदूक चलती थी। पहले चलती थी ब्राउन बेस बंदूक, इसकी जगह पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग हुआ। ठीक है, 1856 में एक चर्चा हुई थी ब्राउन बेस बंदूक की जगह पर एनफील्ड राइफल लाने की, तो ये लाई भी गई। ब्राउन बेस बंदूक कैसी हुआ करती थी कि इसमें क्या था कि इसकी जो है गोली बनाने के लिए इसमें पहले बारूद भरना पड़ता था। ठीक है, उसके ऊपर से गोली लगाई जाती थी, तब जो है ये बनती थी। ठीक है, इसके लिए काफ़ी देर भी लगती थी, कभी बारूद ज़्यादा भी पड़ता था, कभी कम पड़ जाता था, कभी ये बंदूक में ही फट जाया करता था, तो इसमें बड़ी दिक्कत थी। तो इसकी जगह पर एनफील्ड राइफल लाई गई, जिसमें पहले से ही एक गोली जो है प्रिपेयर्ड हो रहती थी, मतलब जैसे आजकल चलता है ना, इस तरीके से। तो इस पर जो है ऊपर से एक पॉलिश की गई थी, चमड़ी का कवर चढ़ाया गया था, जिसको ऊपर मुंह से काटना पड़ता था, तो उसके बाद इसको चलाया जाता था। तो इनफील्ड राइफल में क्या था कि कारतूस जो था, कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था। जब सेना में लोगों को पता चलता है कि इनफील्ड राइफल का जो कारतूस है जो हम मुंह से काटना पड़ेगा वह गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है, तो उससे हिंदू एवं मुस्लिम धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और मुस्लिम धर्म में सूअर को हराम समझा जाता है। ठीक है, तो हिंदू एवं मुस्लिम जितने भी लोग थे सेना में, उनको जो है ये बहुत ही मतलब गलत कदम लगा अंग्रेज़ों का, तो इसका विरोध भी स्टार्ट हो जाता है। तो चर्बी लगे कारतूसों की घटना ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। जब ये बात आग की तरह फैली, सब लोगों में इस बात की चर्चा जब होने लगी, तो इससे जो है विद्रोह शुरू होने लग जाता है।
तो चलिए कहाँ कहाँ पर विद्रोह होता है आइए देखते हैं। क्रांति की शुरुआत, तो देखिए क्रांति की शुरुआत अगर हम बात करें तो 26 फरवरी 1857 की बात है। बहरामपुर उड़ीसा में 19वीं एनआई यानी नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। तो देखिए 19वीं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना होती है, ठीक है। तो 19वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है इस चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों को जब पता चला कि सैनिक जो है इस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने बहरामपुर उड़ीसा की जो 19वीं जो रेजिमेंट थी इसको तुरंत भंग कर दिया और समाप्त कर दिया, जिससे कि विद्रोह दबाया जा सके, ठीक है। 26 फरवरी के बाद में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल बैरकपुर में 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे, बस जिस नाम की तलाश थी वह नाम आपके सामने आ चुका है, क्योंकि आप सभी को अगर जब भी 1857 की क्रांति का जब नाम आपके सामने आता है तो सबसे पहला जो चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है वो आता है मंगल पांडे, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मंगल पांडे ने जो है गोली मार दी थी, उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे कारण थे, वह कारण हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो मंगल पांडे ने मेजर सार्जेंट ह्यूसन व लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। तो यहाँ से जो है इस चिंगारी ने जो है एक ज्वाला का रूप लिया था, ठीक है। तो यहाँ से और भड़क जाते हैं। तो 29 मार्च 1857 में इस 34वीं एनआई रेजिमेंट को भी भंग कर दिया जाता है और उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल 1857, तो यहाँ पर लगभग ये 10-12 दिन बाद ही मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ये फांसी इतनी जल्दी इसलिए दी गई थी जिससे कि विद्रोह ज़्यादा न बढ़े, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। जब मंगल पांडे को जब फांसी दे दी जाती है 1857 की क्रांति में पहला जो शहीद हुआ था क्रांतिकारी वो मंगल पांडे ही था, ठीक है। 24 अप्रैल 1857 में फिर इसके बाद 8 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल लगभग 15 दिन बाद हुआ क्या, मेरठ छावनी की तीसरी एनसी नेटिव कैवलरी के 90 सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया, ठीक है। देखिए काफ़ी मतलब टाइम ड्यूरेशन के बाद में ही जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे। बस यही एक कारण था कि हम एक समय पर जो है अपने विद्रोह को आगे नहीं बढ़ा पाए और एक साथ विद्रोह नहीं किया। जगह जगह पर बहुत समय के बाद जो है विद्रोह हुए तो अंग्रेज़ों ने जाके वहाँ पर उस विद्रोह को दबा दिया, यही कारण रहा था। तो 24 अप्रैल को जो है मेरठ छावनी की तीसरी नेटिव कैवेलरी, देखिए कैवेलरी होती है घुड़सवार जो सेना होती है, ठीक है, कि 90 सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। हुआ क्या, इन 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों को कैद करके 9 साल का कारावास दे दिया। ये इतनी जल्दी एक्शन इसलिए लेते थे अंग्रेज जिससे कि विद्रोह जल्दी से जल्दी शांत हो जाए, ठीक है। तो इन 85 सैनिकों को कैद कर दिया और 9 साल का कारावास दे दिया गया। बात आती है 10 मई। अब देखिए 10 मई लगभग 15 दिन बाद फिर, यानी 15 दिन तक फिर जो है शांति रही। उसके 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद अन्य जो क्रोधित सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि उन बंदी जो सैनिक जितने भी सैनिक ये 85 सैनिक जो गिरफ्तार किए गए थे इनको छुड़ाकर दिल्ली की ओर चले गए। इनको भी निकाल के 85 सैनिकों को दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली पहुंचकर इस समय पर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया, क्योंकि इस समय पर जो थे भारत का जो सम्राट था वह था बहादुर शाह जफर। लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब कर दी थी अंग्रेज़ों ने कि लाल किले को छोड़ने की भी नौबत आ गई थी बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे अंग्रेज, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया और यहाँ से बिगुल बजता है फिर क्रांति का, ठीक है। तो 12 मई 1857 की बात है, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है और 31 मई 1857 को विद्रोह का दिन घोषित किया जाता है, 31 मई 1857 को। और एक इसका क्रांति का एक चिन्ह भी चुना गया था, वो कमल और रोटी, ये भी आप याद रखना, ठीक है, कमल एवं रोटी।
कमल एवं रोटी। तो चलिए 12 मई 1857 यहाँ से शुरुआत। 31 मई एक दिन रखा गया विद्रोह का। दिन तो रखा था, तय तो किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो विद्रोह का प्रसार अब देखते हैं हम, कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ, किस किस ने नेतृत्व किया और किसने इसका दमन किया। तो यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे से आप लोग देखना इसको। तो केंद्र देखें, सबसे पहला दिल्ली। तो दिल्ली से जो नेतृत्व किया था वह किया था बहादुर शाह जफर एवं वक्त खां ने। तो देखिए बहादुर शाह जफर तो भारत के सम्राट थे, काफ़ी बुजुर्ग वाली कंडीशन में भी आ चुके थे, लेकिन वक्त खां जो सेनापति था, वास्तविक जो नेतृत्व करता था वह था वक्त खां। ठीक है, तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया था इन दोनों ने, इसका दमन किसने किया, तो निकलसन और हडसन। दोनों का नाम आप याद रखना, निकलसन और हडसन ने जो है दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया था। और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। वहीं पर रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को ही माना जाता है। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ हम अवध भी कह सकते हैं, अवध की उस समय पर राजधानी थी लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ से अवध से किसने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल, क्योंकि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नीति के तहत जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो बेगम हजरत महल ने यहाँ पर नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो है कैंपबेल के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। यह वही कैंपबेल है जिसको क्रांति शुरू होने के बाद में मुख्य सेनापति बनाया गया था। कानपुर की बात करें तो नाना साहब ने नेतृत्व किया था। नाना साहब को हम धोंदू पंत भी कहते हैं। ठीक है, और इनके साथ में थे तात्या टोपे। नाना साहब जो धोंदू पंत हैं वह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जो कि अंतिम पेशवा थे। इनकी पेंशन बंद कर देने के कारण यहाँ पर भी आक्रोश था इन लोगों में, तो इन्होंने जो है और यहाँ से कानपुर से नेतृत्व किया था। इसको भी, कानपुर को भी किसने दबाया था, कैंपबेल ने इसका दमन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें झांसी। झांसी की बात करें तो झांसी से जो नेतृत्व किया था सब लोग जानते हैं, यह इसके बारे में ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रानी लक्ष्मीबाई, राजा गंगाधर राव की विधवा। ठीक है, तात्या टोपे भी यहाँ पर आ गए थे जब कानपुर में नाना साहब के साथ थे, तो वहाँ से भागकर ये यहाँ पर आ जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई के पास। तो यहाँ झांसी से भी इन्होंने नेतृत्व किया था। 17 जून 1818, सॉरी 18 नहीं है 58 होगा, यहाँ पर थोड़ी देखिए मिस्टेक हो गई है, 58। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई के सामने जो लड़ रहा था उसका नाम था हीरोज। तो यहाँ पर जो दमन किया था वह किया था हीरोज ने। हीरोज ने एक शब्द बोला था जब लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हो जाती है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई महिला अकेली मर्द है, क्योंकि इतनी मतलब शक्ति से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी कि अंग्रेजी सेना जो एक बार को तो घबराई गई थी। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था वह किया था लियाकत अली ने, और यहाँ पर दमन किया था किसने, कर्नल नील ने। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार से कुंवर सिंह। कुंवर सिंह एक 80 वर्ष के वृद्ध थे और सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को मात जो दी थी वह कुंवर सिंह ने ही दी थी। ठीक है, इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह जगदीशपुर के एक ज़मींदार थे कुंवर सिंह, बिहार जगदीशपुर के ज़मींदार। तो कभी डिटेल में आप लोग पढ़ना। वैसे क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने, और यहाँ पर इस दमन किसने किया था, विलियम टेलर ने। विलियम टेलर ने जो है बिहार में दमन किया था। ठीक है, आगे फैजाबाद। फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। जनरल रेनर्ड ने यहाँ पर इसका दमन किया था। आगे देखिए फतेहपुर। फतेहपुर से नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने, और यहाँ भी जनरल रेनर्ड ने इसका दमन किया था। ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा डीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, और यहाँ कर्नल नील ने जो है इसको दमन यहाँ पर दबाया था। ठीक है, तो कर्नल नील 2 जगह पर दमन किया था, एक इलाहाबाद और एक बरेली, दोनों को याद रखना। जनरल रेनर्ड ने 2 जगह पर दबाया था, फैजाबाद, फतेहपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए असफलता के कारण, किस वजह से जो है 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति की संज्ञा इसको दी जाती है, कैसे असफल हो गई थी। तो इसमें बहुत सारे कारण थे, जैसे क्रांति का समय से पूर्व होना, ठीक है, एक उचित समय पर जो है क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। हमने तो एक डेट भी तय कर दी थी, लेकिन उस डेट से पहले ही क्रांति शुरू हो गई थी और जगह जगह पर बहुत सारे समय के अंतराल में जो है क्रांति हुई थी। तो कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव, कोई इस पूरी क्रांति का नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, जिसकी वजह से हमने इस असफलता का जो है जो हमें हाथ लगी थी असफलता। तीसरा कारण देखें तो देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। तो देखिए बहुत सारे ऐसे देसी राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का भी साथ दिया था, जिससे कि उनका जो राजपाट है बचा रहे। सीमित क्षेत्र का होना, 1857 की क्रांति जो है उत्तर भारत और मध्य भारत में ही ज़्यादातर देखी गई थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विस्तार था, तो इसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी सीमित था, दक्षिण भारत तक ये क्रांति नहीं पहुँच पाई थी। सभी वर्गों के लोगों द्वारा हिस्सा न लेना, तो यहाँ पर देखिए सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, जो लोग परेशान थे उन लोगों ने हिस्सा लिया था, जैसे गरीब किसान करों से परेशान थे, प्रताड़ित थे, शोषण हो रहा था उनका, ठीक है, जमींदार लोग भी काफ़ी परेशान थे, और उसके अलावा व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान था, जिससे कि उनकी वस्तुओं के निर्यात के लिए ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, तो और धर्म के कारण काफ़ी लोग परेशान थे। तो जो लोग परेशान थे उन्होंने हिस्सा लिया था, जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है तो वो हिस्सा क्यों लेंगे, ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा था। सभी लोगों के हित अलग अलग होना, तो देखिए यहाँ पर हाँ सभी लोगों के हित अलग अलग थे, तभी तो इसको हम जो है एक स्वतंत्रता आंदोलन हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लोग अपने अपने से परेशान थे, किसी का राजपाट छीन लिया गया था वो इस वजह से परेशान था, किसी को कुशासन का आरोप लगाकर छीन लिया गया था तो उस वजह से परेशान था, किसी की पेंशन बंद कर दी गई थी वो अपनी वजह से परेशान था। तो यहाँ पर सबके हित जो है अलग अलग थे, ठीक है। यूरोपीय सेना का संगठित व आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होना, तो यूरोपीय सेना जो है संगठित थी और उनके बाद में जो आधुनिक हथियार थे, तो इस वजह से भी हम जो है असफल हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विद्रोह के परिणाम। देखिए विद्रोह का क्या परिणाम निकला था, तो विद्रोह का परिणाम भी यहाँ पर देखा गया, जैसे कंपनी का शासन का अंत हो गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था बाद में, विद्रोह जब खत्म हो गया था, जिसको 1 नवंबर 1800, अरे ये फिर से मिस्टेक हो गया, देखिए 58 है, दोनों जगह पे 18 हो गया है, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय पर गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो उनके द्वारा इलाहाबाद में ये पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में तो 1858 का जो भारत शासन जो अधिनियम जो आता है, ठीक है, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग को जो गवर्नर जनरल से हटा के एक नया पद वाइसराय बनाया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय इसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा परिणाम क्या हुआ, भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समाप्त कर दिया जाता है, तो इसको समाप्त करने के बाद में ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अपने हाथ में भारत का शासन ले लिया था। तीसरा, सेना का पुनर्गठन किया गया, फिर से सेना का पुनर्गठन किया गया, जो सेना में जो भी भेदभाव की नीतियाँ वगैरह जो चलती थी उनको समाप्त करके सेना का पुनर्गठन किया गया। आर्थिक शोषण का आरंभ, यहाँ देखिए फिर से आर्थिक शोषण का आरंभ हो जाता है, और भारतीय राजाओं के प्रति नियमों में बदलाव, या भारतीय राजाओं के प्रति नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए थे, और यहाँ पर प्रलोभन भी दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि अब जो है हम किसी भी रियासत को, किसी भी राज्य को ब्रिटिश में क्षेत्र में नहीं मिलाएंगे। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई थी, ठीक है। कुल मिलाकर इस परिणाम के बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी जाती है, ठीक है, और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ पर शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं 1857 की क्रांति पर प्रमुख मत। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं अपने, कि ये क्रांति ऐसी थी, ये क्रांति वैसी थी। तो आइए कुछ लोगों के मत देखते हैं, और भारतीय इतिहासकारों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहला नाम आता है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको संज्ञा दी है भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इनकी बुक है 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस,
ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है 1857 की क्रांति को। एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, तो सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा है 1857 की क्रांति में जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो इन्होंने ये कहा है कि यह जो 1857 की क्रांति हुई थी वह धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुई थी, क्योंकि वो चर्बी वाले कारतूसों को लेकर हुआ था ना मैटर, तो हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो उन्होंने इस वजह से इसको कहा है कि धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता जी कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह नहीं राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देना भी यहाँ पे देखिए, अब इन लोगों ने कहा है, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सब लोगों के अपने अपने अलग अलग हित थे, ठीक है। कोई भी इस 1857 की क्रांति में कोई ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से भागे और भारत को स्वतंत्रता मिले, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था, ठीक है। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ठीक है। ये इन्होंने दूसरे एक और इतिहासकार थे ब्रिटिश इतिहासकार, तो उनकी बात का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ भाई यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। तो देख रहे हो, खुद एक अंग्रेज इतिहासकार कह रहा है कि यदि कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते, और वास्तव में ये कमी रही थी हमारी तरफ से, ठीक है। तो चलिए देखिए अब विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न इस टॉपिक से, तो इसको भी अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद में जाना दोस्तों, भागने की पड़ रही होगी ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कौन था? तो वह था पामस्टन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन। तो कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी युक्त कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो मैंने आपको बताया था दिसंबर 1856 में, ठीक है। फरवरी 1857 में तो क्रांति शुरू ही हो जाती है, शुरू मतलब विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है, बहरमपुर से। तो इसमें दिसंबर 1856 में जो है इनफील्ड राइफल जो है शामिल की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, मंगल पांडे की घटना हुई थी, बताइए मेरठ में हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, कानपुर में हुई थी। तो अब आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे आसानी से अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो। बैरकपुर में जो है मंगल पांडे की घटना हुई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? तो लखनऊ, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो देखिए बैरकपुर में जब घटना हो जाती है, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, तो उसके बाद जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था मेरठ में, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो यहाँ देखिए क्या प्रतीक रखा गया था, कमल और रोटी। ये मैंने आपको अभी बताया था कि चिन्ह जो है, प्रतीक जो है क्या रखा गया था, कमल और रोटी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बताइए बरेली से कौन था? कुंवर सिंह नहीं, बिहार से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थीं। खान बहादुर खां, बहादुर शाह जफर दिल्ली यानी भारत के सम्राट थे उस समय, तो यहाँ से बरेली से कौन था? खान बहादुर खां, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए लखनऊ से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, खान बहादुर खां बरेली, बहादुर शाह जफर दिल्ली। तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादर को जो है राजा घोषित किया था, और उनके साथ में जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था? तो देखिए नाना साहब का सेनापति कौन था, जो कानपुर से जो नाना साहब के साथ में जो है नेतृत्व किया था? तो अजीमुल्ला, तात्या टोपे, ब्रिजेश कादिर, वक्त खां। तो तात्या टोपे जो है नाना साहब के साथ थे। जब कानपुर का विद्रोह दबा दिया जाता है तो उसके बाद नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई के पास चले जाते हैं, ठीक है।
1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बताइए बिहार में 80 वर्ष के बुजुर्ग कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जमींदार, इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बताइए। आरसी मजूमदार, सुरेंद्रनाथ सेन, वीडी सावरकर, अशोक मेहता। तो बताइए किसने कहा था विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई? तो वीडी सावरकर ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858, 6 जनवरी 1858, 31 दिसंबर 1857, 15 नवंबर 1858। तो ये देखो मैंने आपको बताया था कि जब विद्रोह को दबा दिया जाता है तो घोषणा पत्र आता है महारानी विक्टोरिया का, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो समाप्त कर दिया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इसको पढ़ा जाता है। तो आगे देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, जॉन लॉरेंस, सन जॉन सोर, टी.आर. होम्स। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। ये देखिए मैंने वहाँ पर इसको कथन को नहीं लिखा था। तो ये थे सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। इन्होंने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। तो जिसकी समझ में जैसा आया उन्होंने वैसा अपना जो है विचार जो है प्रकट किया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मंगल पांडे सिपाही था। तो बताइए 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 93वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो बताइए कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का जो सिपाही था मंगल पांडे? तो यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। तो मंगल पांडे जो थे वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ किसी एक को काट के 49 को काट दो। ठीक है, 34। ये आप याद रखना, ये आपने अभी पीछे पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो बताइए रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? नाना साहेब, मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो देखिए इस नाम को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पहले ये पूछा गया है। तो तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलिए तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।